हेलो, लेट अस स्टार्ट विद द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर। क्लास में जैसे आपको मैं वैसे तो करवा चुका हूँ, बट एक बार एनसीईआरटी डिस्कस करते हैं। तो एनसीईआरटी डिस्कस करने से पहले परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक बार फटाफट बेसिक्स को रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर है। तो पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारा इसको मीनिंग पता होना चाहिए। तो हमने डिस्कस किया था परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अगर आपको किसी भी आइटम्स को, नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हमें अरेंज करना हो तो हम लगाते हैं परमुटेशन। तो परमुटेशन स्टैंड्स फॉर अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन स्टैंड्स फॉर सिलेक्शन। अब क्वेश्चन माइंड में आता है कि अरेंजमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस क्या है। चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो उसका मीनिंग, चैप्टर का मीनिंग तो पता होना चाहिए। तो अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन का मतलब हो गया, मान लेते हैं कि अगर मुझे 3 बच्चे हैं मेरे पास ए बी सी, और मुझे इनको तीनों को एक लाइन में बिठाना है, यानी अरेंज करना है। तो कितने वे में मैं अरेंज कर सकता हूँ? तो उस केस में मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट सीट पे ए बैठ सकता है, फिर बी, फिर सी। हो सकता है फर्स्ट ए पे ए फर्स्ट सीट पे ए ही रहे, सी और बी इंटरचेंज कर लें। बट ऐसा हो सकता है कि बी आ जाए, फिर ए सी आ जाए, फिर हो सकता है बी के बाद सी के बाद ए आ जाए, या फिर सी के बाद ए बी और फिर सी भी आ जाए। इस तरह से मैं अरेंज कर सकता हूँ। यानी अरेंजमेंट के लिए मेरे पास इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट। अगर मुझे 3 में से तीनों बच्चों को बैठाना है, बट अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन की, मैं बोलूँ 3 में से तीनों सेलेक्ट करने हैं, तो आप कहेंगे सिलेक्शन के लिए तो एक ही रूल है, ए भी आएगा, बी भी आएगा और सी भी आएगा। यानी इस केस में हमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, हमें सिलेक्शन चाहिए कि 3 बच्चे सेलेक्ट हो जाए। तो हम कहेंगे तीनों बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं, ए बी सी, राइट। तो यानी सिलेक्शन और अरेंजमेंट में सिर्फ ये फ़र्क होता है कि अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है कि किस ऑर्डर में वो आ रहे हैं, सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो ये चैप्टर रहेगा इसी के अकॉर्डिंग। तो धीरे धीरे हम सीखेंगे। अब इसका चलते हैं। सबसे पहला इस चैप्टर के अंदर कंसेप्ट आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। आप इसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसको हम थोड़ा थ्योरेटिकल अगर देखें, इसका मतलब होता है कि अगर मेरे पास 2 एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, मान लेते हैं ये एक्सपेरिमेंट ए है और ये मेरे पास एक्सपेरिमेंट बी है, राइट। और ये एक्सपेरिमेंट एम वेज में हो सकता है, एम तरीके हैं इसको होने की। ए एन भी कोई भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है, और एन के होने के एन तरीके हैं, एन वेज में वो हो सकता है। तो अगर मैं बोलूँ कि कितने वेज में, या तो ए होगा या बी होगा, यानी अगर मेरे पास नंबर ऑफ वेज के अंदर मेरे को निकालनी हो इधर ए और बी, कि या तो और आ रहा हो या बी और आ रहा हो, ए आ रहा हो या बी आ रहा हो, तो जब भी और वर्ड आता है तो हम इनके केसेस को ऐड ऑन कर देते हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन क्या कहता है कि इफ़ एन एक्सपेरिमेंट ए कैन बी डन इन एम वेज एन एक्सपेरिमेंट बी कैन बी डन इन एन वेज, देन द नंबर ऑफ वेज इन विच ईदर ए और बी अकर इज एम प्लस एन। यानी हम जब भी और वर्ड आएगा तो हम उनके वेज को ऐड अप कर देंगे। और इसी तरह से होता है मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये क्या होता है मल्टीप्लिकेशन? ये भी हम करते हैं प्रोबेबिलिटी में, बहुत जगह आपने यूज़ किया हुआ कि जब भी हमारे पास बीच में आ जाता है एंड, तो हम इनके वेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी m इंटू एन वेज। ऐसा क्यों होता है और कैसे करते हैं, एक बार ऑब्जर्व करते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक क्लास में, मेरे पास 6 बॉयज़ है और 4 गर्ल्स है। तो और मैं बोलूँ कि मुझे एक बच्चा सेलेक्ट करना है, 1 स्टूडेंट इज़ टू बी सिलेक्टेड। तो क्वेश्चन आता है कि बच्चा तो या तो बॉय हो सकता है या फिर गर्ल हो सकता है। तो बॉय को सेलेक्ट करने के लिए कितने वेज होंगे? तो आप कहेंगे 6 वेज होंगे, क्योंकि 6 बॉयज़ हैं हमारे पास, कोई भी एक बच्चा सेलेक्ट हो सकता है। और मतलब प्लस गर्ल्स हमारे पास ऑप्शन में है 4, तो हम 4 में से कोई भी गर्ल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 10। यानी हम ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर आइटम्स को ऐड अप करके एम प्लस एन वेज कह सकते हैं। अब आप कहेंगे ये 10 वेज कौन से हुए? तो हम कह सकते हैं 10 वेज बेटा ये हो सकते हैं कि B1 आ जाए, सेलेक्ट हो जाए, या B2 मीन्स बॉय सेकंड सेलेक्ट हो जाए, या B3 सेलेक्ट हो जाए, या B4 सेलेक्ट हो जाए, या B5 या B6, या फिर गर्ल 1 सेलेक्ट हो जाए, या गर्ल 2 सेलेक्ट हो जाए, गर्ल 3 और गर्ल 4। तो इस तरह से नंबर ऑफ वेज हम बना सकते हैं। बट अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता और मैं कहता नाउ वी हैव टू सेलेक्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, यानी 1 बॉय एंड वर्ड आ जाता, तो हम कहते हैं कि बॉय सेलेक्ट हो सकता है 6 वेज में, गर्ल सेलेक्ट हो सकती है 4 वेज में, तो इंटू हो जाता है, यानी एंड में इंटू हो जाता है, और हमारे पास वर्ड आते वेज आते 24 वेज। अब आप कहोगे 24 कैसे बन रहे हैं? तो हम ही कह सकते थे कि हो सकता है बॉय 1 सेलेक्ट हो गया हो। अब बॉय 1 के साथ कौन कौन सी ऑप्शन हो सकती है? G1,
फर्स्ट गर्ल सेलेक्ट हो सकती है, बॉय 2 के साथ सेकंड गर्ल सेलेक्ट हो सकती है, बॉय 1 के साथ थर्ड गर्ल सेलेक्ट हो सकती है, बॉय 1 के साथ फोर्थ गर्ल सेलेक्ट हो सकती है। यानी बॉय 1 के लिए 4 केस है हमारे पास, है ना। तो ऐसे सेलेक्ट हो सकता है, या फिर बॉय 2 के साथ ये चारों पेयर हो सकते हैं, इसलिए ये हमारे पास 24 वर्ड आ रहे हैं। तो हमारे पास इस वाले टॉपिक में हमें 2 थ्योरम्स का यूज़ करना होगा कि जब भी हमारे पास और यानी ऑप्शन होगी ईदर दिस और दिस, तो हम नंबर वेस में को ऐड कर देंगे, और जब भी हमारे पास एंड वर्ड आएगा तो हम टोटल नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन करते हैं, यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको क्लास में कराए हुए हैं, बट एक बार कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड एंड नॉट अलाउड। इसका मतलब है हमें ना 3 डिजिट नंबर बनाना है इनका यूज़ करके 1 2 3 4 5, इनका यूज़ करके हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। तो हम कहेंगे 3 डिजिट नंबर के हमारे पास तो या तो यूनिट डिजिट होता है, या फिर 10th डिजिट होता है, और या 100 डिजिट होता है। अब फर्स्ट केस है रिपीटिशन इज अलाउड। रिपीटिशन अलाउड का मतलब है नंबर रिपीट हो सकता है, यानी 5 तीनों जगह भी आ सकता है, 4 भी तीनों जगह आ सकता है, इस तरह से। तो हम कहेंगे कि दिस मीन्स दिस पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। कोई भी नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें तीनों प्लेस को फिल करना है। ऐसा तो नहीं है ना कि या तो हम 100 प्लेस फिल करें, या 10th करें, या यूनिट करें। वी हैव टू फिल ऑल द प्लेसेस, सो दैट मीन्स वी हैव टू फिल 100 प्लेस एंड 10th प्लेस एंड यूनिट प्लेस, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 10th प्लेस भी 5 नंबर आ सकते हैं, और यूनिट प्लेस पे भी 5 नंबर आ सकते हैं। तो टोटल नंबर बन गए हमारे पास 125, यानी 125 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं यूजिंग दिस डिजिट इन विच रिपीटेशन इज अलाउड। अब क्वेश्चन आता है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मीन्स जो नंबर एक प्लेस पे आ गया वो दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो हम कहेंगे भी 100 प्लेस पे 5 वेज आ सकते हैं कि कोई भी नंबर आ जाए। अब जो नंबर यहाँ आ गया वो अगले के लिए अवेलेबल नहीं होगा। मान लेते एग्जाम्पल के लिए मैं 5 मान लेता हूँ, यहाँ हट गया, यहाँ आ गया, तो अगले प्लेस के लिए मेरे पास 4 नंबर अवेलेबल होंगे। और उसके अलावा अब यूनिट प्लेस की बात करें तो वहाँ के लिए मुझे 3 नंबर अवेलेबल होंगे, क्योंकि एक नंबर और फिल हो गया होगा। मतलब मैं 100 प्लेस पे एक नंबर लिख चुका हूँ, एक 10th प्लेस पे नंबर लिख चुका हूँ, तो मेरे पास यूनिट प्लेस के लिए कोई भी 3 नंबर बचेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 5 4 20 इंटू 3 60 वेज। तो 60 3 डिजिट नंबर्स होते हैं जिसमें रिपीटिशन डिजिट अलाउड नहीं होती है, और इसमें रिपीटिशन अलाउड होती है इफ़ वी आर यूजिंग 1 2 3 4 5। तो ये एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब 3 डिजिट इवन नंबर चाहिए यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6 इफ डिजिट कैन बी रिपीटेड। अब डिजिट रिपीट हो सकती है, तो अब यूनिट प्लेस पे अब हम यहाँ पे ना एक कंडीशन है इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर के लिए कंडीशन होती है कि भाई कोई भी नंबर इवन कब होगा, जब यहाँ पे 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, और 8 आ सकता है। ठीक है, और हमें 3 डिजिट नंबर बनाना। अब यहाँ पे डिजिट कौन सी इधर रखी थी, हमें बोला गया है कि यहाँ पे डिजिट हमें यूज़ करनी है 1 2 3 4 5 6, यानी हमें 1 2 3 4 5 इन्हीं से बनाना है। यानी मेरे पास 0 अवेलेबल नहीं है, मेरे पास 8 अवेलेबल नहीं है, यानी मेरे पास हम कह सकते हैं कि दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। या तो 2 आ सकता है, या 4, या 6, क्योंकि इन्हीं 3 नंबर को रखेंगे तभी वो इवन बनेगा। दैट मीन यूनिट डिजिट कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। डिजिट रिपीट हो सकती है, क्लियरली बोला गया है। तो यहाँ पे कोई भी 6 नंबर आ सकते हैं, और यहाँ पे भी कोई 6 नंबर आ सकते हैं। तो यह जाएगा 36 इंटू 6 108। तो 108 वेज में हम इस नंबर को बना सकते हैं जो इवन होगा, एंड यूजिंग 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बट अगर यही क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते और कहते कि रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो क्या होता? तो फिर बच्चे हम ये कहते हैं कि दिस पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, बट जो नंबर यहाँ आ गया वो अगले के लिए अवेलेबल नहीं होगा, तो 5 वेज, और जो नंबर यहाँ आ गया वो यहाँ के लिए अवेलेबल नहीं होगा, तो 4 वेज। तो 60 वेज में हम नंबर बना सकते थे 3 डिजिट नंबर जो इवन होता और डिजिट रिपीट नहीं होती। बट ये पूछा नहीं गया है, ये तो सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा बताया। अदरवाइज एनसीईआरटी के हिसाब से 108 इज द राइट आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ इंग्लिश, जिसमें फर्स्ट 10 लेटर्स हमारे पास अवेलेबल है। तो ये तो क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं। 4 लेटर कोड बनाना, यानी 4 पोजीशन है हमारे पास, और हम नंबर कौन से भर सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट 10 लेटर्स ए से लेके जे तक, आई जे के K11 होता है, तो जे तक
हमारे पास अल्फ़ाबेट है और हमें नंबर्स यहाँ पे फिल करने हैं, बट कोई रिपीट नहीं होना चाहिए लिखा हुआ है। दैट मीन्स दिस पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, कोई भी 10 लेटर में से आ सकता है एक। अगले प्लेस पे 9 वेज में, उसके बाद अगले प्लेस पे 8 वेज में, और उसके बाद अगले प्लेस पे 7 वेज में। ठीक है ना, क्योंकि नंबर रिपीट नहीं हो सकता। तो कितना आंसर आ जाएगा ये 9 8 10 72 इंटू 7 कर देंगे तो ये आ गया 5040। तो इतने वे में हम 4 लेटर कोड बना सकते हैं जिसमें डिजिट रिपीट नहीं होगी। ठीक है, ओके चलते हैं 4th क्वेश्चन पे। कह रहा है हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 इफ द नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 67 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। तो जो मेन में चीज़ है मैंने अंडरलाइन कर ली कि 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है। ठीक है, 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाना है तो इसका मतलब हमारे पास 5 डिजिट होंगी, और वो कह रहा है कि वो नंबर स्टार्ट होना चाहिए 67 से। तो यानी ये फिक्स है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। यानी हमें ये 3 नंबर भरने हैं, और किससे नंबर बनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं नंबर से हमें फिल करना है। और क्योंकि नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए इसलिए 6 हमारे पास अवेलेबल नहीं है, 7 अवेलेबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फिल हो चुका है। तो हम कहेंगे हमारे पास कितने नंबर बच गए, 10 में से 8 नंबर बच गए। ये 10 होते हैं, है ना। तो 10 में से 2 नंबर यूज़ नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे दिस पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 8 वेज, दिस पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 7 वेज, एंड दिस पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 6 वेज, एंड दिस पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 1 वे कि 6 ही आएगा, दिस पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 1 वे कि 7 ही आएगा। ठीक है, और 8 को लिखा मैंने क्योंकि 8 नंबर अवेलेबल थे। अगला 7 को लिखा है क्योंकि 8 में से एक नंबर यहाँ कंज्यूम हो गया होगा, तो अगले के लिए 7 नंबर बचेंगे। तो कितना आ जाएगा ये 42, 8 2 60, 1 कैरी, 8 चौक 32 और 1 3, तो 336 नंबर वेज हम यह कह सकते हैं इतने नंबर हम बना सकते हैं टेलीफोन डिजिट के जो 67 से स्टार्ट होंगे, 5 डिजिट होंगे और रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। कह रहा है अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, एक कॉइन को हमने 3 बार फेंका तो कितने आउटकम बनेंगे। तो हम कहेंगे ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं कॉइन की। हमारे पास 3 कॉइन, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन, और हमें पता है हर कॉइन पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो जब इसको टॉस करेंगे तो हमारे पास 2 वेज हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा। अब हमें तीनों को टॉस करना है, ऐसा नहीं कि पहले को टॉस करेंगे या दूसरे को या तीसरे को, इसलिए हमें वी हैव टू टॉस 1 कॉइन एज वेल एज सेकंड एज वेल एज थर्ड। तो सेकंड पे भी 2 ऑप्शन आएंगी, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, थर्ड पे भी हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 8 वेज, यानी 8 पॉसिबिलिटी, यानी 8 आउटकम्स हमारे बन जाएंगे जब हम 3 कॉइन को उछालते हैं। तभी तो हम प्रोबेबिलिटी में पढ़ते थे कि n कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 की पावर n पॉसिबल केसेस हमारे बनते हैं। चले अगले क्वेश्चन भी चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक एनसीईआरटी का, कि हमारे पास लिखा है 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स are available and how many different signal can be generated if we have to use the 2 flags one below the other। अब इस क्वेश्चन का मतलब ना कई बार बच्चों को समझ नहीं आता। इसका मतलब क्या है, यहाँ कह रहा है बेसिकली 5 फ्लैग्स अवेलेबल का मतलब है हमारे पास ना 5 अलग अलग कलर अवेलेबल हैं, 5 अलग अलग कलर के फ्लैग अवेलेबल हैं हमारे पास। मान लेते हैं ये 5 अलग अलग कलर है। एक हमारे पास रेड अवेलेबल है, एक हमारे पास ब्लू अवेलेबल है बी कलर, ब्लैक कलर अवेलेबल है सी। ठीक है, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। ये डी कलर अवेलेबल है, और मान लेते हैं ये ई कलर अवेलेबल है। और हमें इनका यूज़ करके एक सिग्नल बनाना है जिसमें 2 कलर यूज़ होंगे वन बिलो द अदर, यानी इस प्लेस पे एक फ्लैग आएगा, कलर आएगा, और इस प्लेस पे एक फ्लैग आएगा। तो कितने वे में हम फ्लैग बना सकते हैं, कितने वे में हम सिग्नल बना सकते हैं। तो हम कहेंगे इस जगह हम इन 5 में से कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो दिस पोजीशन कैन बी फिल्ड इन 5 वेज एंड दिस पोजीशन कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज 4 वेज। क्योंकि मैं सेम कलर यूज़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि हमें डिफरेंट सिग्नल बनाने हैं और 2 कलर का यूज़ करना होता है। लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली वी हैव टू यूज़ 2 कलर्स। तो कितने वे में मैं सिग्नल बना सकता हूँ, तो आप कहोगे
120 वे में मैं सिग्नल बना सकता हूँ। अब बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें लिखा है एटलीस्ट 2 कलर हैव टू बी यूज्ड, मीन्स 5 में से कम 2 यूज़ करो। एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2। अब वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम 2 कलर यूज़ कर सकते हैं, और हम 3 कलर यूज़ कर सकते हैं, और 4 कलर यूज़ कर सकते हैं, और 5 कलर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट वर्ड लिखा है। तो जब आप 2 कलर करोगे यूज़ तो नंबर ऑफ वेज बनेंगे 5 × 4, क्योंकि पहले प्लेस पे 5 कलर आ सकते हैं, दूसरे पे 4, और मीन्स प्लस अगर आप 3 कलर यूज़ करोगे तो हमारे पास 3 प्लेस अवेलेबल है। तो फर्स्ट प्लेस पे 5 कलर यूज़ होंगे, फिर 4 और फिर 3, और मीन्स प्लस अगर आप 4 यूज़ करोगे तो 5 × 4 × 3 × 2, क्योंकि 4 पोजीशन होगी। और अगर आप 5 कलर यूज़ करोगे तो पहले प्लेस पे कोई 5 यूज़ कर सकते हो, फिर 4, फिर 3, फिर 2, और आखिरी के लिए 1 बचेगा। तो हमारे पास कितने केसेस आ जाएंगे? 20 + 60 + 120 एंड 120। तो कितने हो गए ये? 240 एंड 60, 300, 320। तो 320 वेज में हम ये कलर यूज़ कर सकते हैं। इसका एक ऑल्टरनेटिव भी था कि आप टोटल केस में से 1 कलर का यूज़ करके माइनस कर देते, तब भी आ सकता था। ठीक है ना? तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है बेटा? तो इस तरह से हम क्वेश्चन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई। इसको रिवाइज कर लीजिए जल्दी में। अब बाकी ट्यूटोरियल एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी अपलोड करूँगा। ठीक है? आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। इसको रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।